एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यहाँ पर भी हमें एक ग्राफ के रिलेटेड ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 3.2। तो मैं आपको यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करना सिखाता हूँ एक्स एंड वाई की, और आपको ग्राफ पर आपको खुद उसे शो कर देना है। ओके, तो चलो हम देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एक्स took part in a mathematics quiz। तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10 के जो मैथमेटिक्स क्विज के में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है बॉयज से, तो हमें इज इक्वल टू करने के लिए हमें बॉयज को ज्यादा कर देना है। Find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ये टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसलिए यहाँ पर हमें कंपलसरी 2 इक्वेशंस हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन कौन सा मिलता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 है। तो लेट द नंबर ऑफ boys is equal to x and the number of girls is equal to y। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पर देखते हैं तो 10 है। तो इसलिए हमें फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर मिल जाता है। अब दूसरा इक्वेशन, if the number of girls is 4 more than the number of boys, तो x is equal to y। तो यहाँ जो boys है, सॉरी यहाँ पर जो girls है वो 4 more than है boys से, तो girls more than है, इसलिए हमें boys को more than 4 कर देना है। इसलिए हमें कौन सा इक्वेशन मिलता है, x y को राइट साइड पर से लेफ्ट साइड पर हम लाते हैं तो माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं x एंड y। तो यहाँ पर हम y की जगह पर 0 रखते हैं तो 10 मिलते हैं, 1 रखते हैं तो 9 मिलते हैं, और 2 रखते हैं तो हमें 8 वैल्यू x की यहाँ पर मिलती है। उसी तरह सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, therefore x is equal to -4 माइनस वाई है, इसलिए राइट साइड पर हम ले जाते हैं तो प्लस वाई हो जाता है। तो x एंड y, तो y की जगह पर हम 0 रखते हैं तो -4 मिलता है, 1 रखते हैं तो -3 मिलता है, एंड 2 रखते हैं तो -2 हमें वैल्यू मिलती है। तो इस तरीके से हमने x एंड y कि हमने जो वैल्यूज हमने अचीव की है उसे आपको ग्राफ पर प्लॉटेड कर देना है खुद। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। तो find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, let the cost of 1 pencil is x rupees and the cost of 1 pen is y rupees। तो यहाँ पर पेंसिल कितने हैं, 5x प्लस पेन 7y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 50 रुपीज, फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह सेकंड, 7x पेंसिल है और 5 पेन है, तो 5y इज इक्वल टू
46 रुपीज हमें मिलते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकंड। तो चलो यहाँ पर आगे हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है 5x + 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर हमें 5x जो है तो 5 को हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में रखना है। तो चलो 5x इज इक्वल टू 50 प्लस 7y है, उसे राइट साइड पर ले जाते हैं तो -7y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50 - 7y अपॉन 5। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहाँ पर हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y की जगह पर हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे हम 50 में से उस फिगर को हम लेस करें तो हम उस फिगर को 5 से हम डिवाइड भी कर सकते होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम y की जगह पर 0 लेते हैं तो 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ बचे 50, तो 55 के टेबल्स में हमें 50 मिलते हैं, 5 10 जा 50, तो यहाँ पर हमें 10 मिलते हैं। चलो उसी तरह एक दूसरी फिगर हम एज्यूम करते हैं जिससे हमें उस फिगर को जो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं उसे 50 में से लेस करने के बाद उस फिगर को हम 5 से डिवाइड कर सकते होने चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 7 5 जा 35, तो 50 में से हम 35 को हम लेस करते हैं तो 15 मिलते हैं। तो 15 से 5 के टेबल्स में हमें मिलते हैं 5 3 जा 15। तो चलो यहाँ पर हम y की जगह पर 5 रख देते हैं तो हमें वैल्यू यहाँ पर हमें 3 मिलती है। जब इस तरीके से टफ सम आपको पूछे जाते हैं तब आपको सिर्फ दो ही वैल्यूज यहाँ पर आपको x एंड y की फाइंड करनी है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। चलो सेकंड इक्वेशन लेते हैं 7x + 5y इज इक्वल टू 46। तो चलो 5y इज इक्वल टू 46 - 7x, therefore y इज इक्वल टू 46 - 7x अपॉन 5। यहाँ पर 5 के साथ x था इसलिए हमने उसे नीचे रखा। यहाँ पर हम देख सकते हैं y के साथ 5 है तो हमने y को यहाँ पर रखा और 5 को हम नीचे ले जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? जिससे हम इसका जो सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें जो फिगर मिले वो फिगर ऐसी होनी चाहिए जिसे हम 5 के टेबल्स में होनी चाहिए, जिससे वो हम डिवाइड कर सके। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं x एंड y। तो यहाँ पर एक ऐसी फिगर यहाँ पर रखते हैं, चलो 0 एज्यूम, हर वक्त हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर इस बार भी हम 0 रख देते हैं। तो 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलते हैं। तो 46 डिवाइडेड 5, तो 5 के टेबल्स में हमें 46 नहीं मिलते हैं। ओके चलो आगे जाते हैं। 1 एज्यूम करते हैं यहाँ पर, तो 7 1 जा 7, 46 में से 7 हम लेस करते हैं तो हमें 39 मिलते हैं, तो वो भी हमें 5 के टेबल्स में नहीं मिलते। चलो 2 एज्यूम कर लेते हैं, 7 2 जा 14, 46 में से हम 14 लेस करते हैं तो हमें 32 मिलता है, तो 32 भी 5 के टेबल्स में नहीं मिलते। तो चलो अब 3 एज्यूम कर लेते हैं, तो 7 3 जा 21, 46 में से हम 21 को लेस करते हैं तो हमें 25 मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 के टेबल्स में हमें 25 मिलते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ x की जगह पर हम 3 रख सकते हैं जिससे हमें 5 5 जा 25 मिलते हैं। बोलो आपको इजी तरीके से पता चल गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू हमें फिर से एज्यूम करनी है जिससे हमें वो सब्सट्रैक्शन 46 में से हम करते हैं तो हमें उस फिगर को हम 5 से डिवाइड कर सकते होने चाहिए। तो चलो यहाँ पर एज्यूम करते हैं 7 के टेबल्स में ऐसा कौन सा डिजिट हमें मिलता है जो लास्ट में हमें 6 मिलना चाहिए या 1 मिलना चाहिए। तो 7 के टेबल्स में 7 3 जा 21 हो तो हमारा हो गया। तो 7 8 जा 56, तो 46 में से हम 56 लेस करते हैं तो हमें -10 मिलते हैं। तो 10 जो है वो हमें
2 5 के टेबल्स में हमें मिलते हैं। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब यहाँ पर हम x की जगह पर 8 रखते हैं तो हमें -10 मिलते हैं। तो -10 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 10, तो यहाँ पर हमें -2 मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जब भी आपको इस तरीके के टफ कैलकुलेशन पूछे जाते हैं तब आपको सिर्फ 2 ही वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन 2 देखने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर कहना चाहता हूँ। ये पॉइंट आपके लिए एमसीक्यूज के लिए बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, इसलिए आपके माइंड में इसके रूल्स कंप्लीटली आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। जो आपने मेरा फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए, मैं आपको ऊपर लिंक दे देता हूँ, जिससे आपको इस रूल्स के बारे में पता चल जाता है। तो ये सब आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of line equation following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। तो यहाँ पर हमें 3 टाइप के हमें लाइंस मिलती है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और इंसिडेंट। ये 3 लाइंस हमें मिलती है। तो ये 3 लाइंस के रूल्स हमारे माइंड में एक बार मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। जो रूल्स है A1 upon A2 does not is equal to B1 upon B2 है। तो याद रखिए कि इसे इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट हमें मिलता है, यानी कि A1 upon A2 does not is equal to B1 upon B2 की वैल्यू हमें यहाँ पर इक्वल नहीं मिलती है। तो इसका मतलब है वो यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन को हम इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट भी कहते हैं। दूसरा रूल्स है A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but does not is equal to C1 upon C2। यदि आपको इस टाइप की वैल्यूज यहाँ पर मिलती है कि ये दोनों इक्वल है लेकिन ये C1 upon C2 इन दोनों के साथ इक्वल नहीं है, तो हमें पैरेलल लाइंस यहाँ पर हमें मिलती है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, यानी कि सबकी वैल्यू हमें इक्वल मिलती है, तो हमें कोइंसिडेंट लाइंस यहाँ पर हमें मिलते हैं। ये रूल्स आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर x के साथ जो हमें कोएफिशिएंट मिलता है वो a है, और y के साथ जो हमें कोएफिशिएंट मिलता है वो b है, और जो लास्ट में है वो कोएफिशिएंट c का है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं A1 upon A2, तो A1 upon A2 यानी कि 5 upon 7, B1 upon B2 यानी कि -4 upon 6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो वैल्यूज है यहाँ पर हमें इक्वल नहीं मिलती है, यानी कि तो यहाँ हमें A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, डज नॉट इज इक्वल टू हमें मिलती है। इसका मतलब जो ये ग्राफ हमारा जो है यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, इसलिए ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट यहाँ पर हमें लाइंस मिलती है। जो 2 लाइंस हमें मिलेगी L एंड M, वो हम यहाँ पर हमें इंटरसेक्टिंग वाली मिलती है। ओके, सेकंड देखते हैं A1 upon A2, तो 9 upon 18 यानी कि 1 upon 2, B1 upon B2 is equal to 3 upon 6 यानी कि 1 upon 2, and C1 upon C2 is equal to 12 upon 24 यानी कि इसकी वैल्यू भी हमें 1 upon 2 मिलती है। तीनों के आंसर हमें सेम मिलते हैं। इसका मतलब कौन क्या है, वो इंसिडेंट हमें लाइन मिलती है। L और M की लाइन हमें एक ही यहाँ पर सिंगल लाइन यहाँ पर हमें मिलती है। ओके, तो चलो अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। A1 upon
A2 is equal to 6 upon 2 is equal to 3. B1 upon B2 is equal to -3 upon -1 is equal to माइनस माइनस कट, इसलिए पॉजिटिव 3 हमें मिलते हैं। और C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेकंड रूल्स यहाँ पर फॉलो होता है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 की वैल्यू हमें यहाँ पर इज इक्वल टू मिलते हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 के साथ वो इज इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब हमें यहाँ पर पैरेलल लाइंस यहाँ पर हमें मिलती है। ये ऑब्जेक्टिव्स है, इसलिए आपको इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको आंसर इसे लाना होता है। क्वेश्चन 3, on comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। तो कंसिस्टेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हमें टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, टू लाइंस, कंसिस्टेंस का मतलब है जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या एक दूसरे पर होती है तो उसे हम कंसिस्टेंस कहते हैं। और इनकंसिस्टेंस का मतलब है जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो तब वो लाइन पैरेलल होती है, तो उसे हम इनकंसिस्टेंस लाइन कहते हैं। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम रूल्स देख लेते हैं कि कंसिस्टेंस लाइंस हमें कब मिलती है। तो A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हमें मिलते हैं, तो यहाँ पर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है। और जब सभी इज इक्वल टू होते हैं तब हमें को इंसिडेंट लाइन मिलते हैं। को इंसिडेंट लाइन यानी कि L और M टू लाइंस है, वो दोनों एक सेमी लाइन है, सिंगल लाइन है, तो इसलिए उसे भी हम कंसिस्टेंस लाइन कहते हैं। लेकिन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ऐसा जब हमें फॉर्मूला मिलती है तब वो पैरेलल लाइन है, तो इसे हम इनकंसिस्टेंस लाइन कहते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो 3 है वो A1 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और C1 की वैल्यू जो है वो हमें इज इक्वल टू की राइट साइड पर दी गई है, जो हमें लेफ्ट पर चाहिए। ओके, तो यहाँ पहले हमें जो C1 है उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे लाना पड़ता है। तो चलो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव 5 है, लेफ्ट पर लाते हैं तो इसे माइनस हमें करना पड़ता है। तो दूसरा 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चलो अब हम उसे कंपेराइज करते हैं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 3 अपॉन 2 मिलते हैं। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 2 अपॉन 3 माइनस मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों इज इक्वल टू नहीं है, आगे प्रोसेस करने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी कि एक इंटरसेक्टिंग लाइन हमें मिलती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट लाइन है, तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है, कंसिस्टेंस लाइन हमें यहाँ पर मिलता है। ओके, चलो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। इसे भी हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 6 यानी कि इसका आंसर भी हमें 1 अपॉन 2 मिलता है। और C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो इन दोनों का आंसर हमें सेम मिलता है। ओके, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हमें मिलते हैं बट डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब ये पैरेलल है, इसलिए इसका आंसर हमें इनकंसिस्टेंट मिलता है। ओके, चलो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का है। तो यहाँ पर
3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 9x माइनस 10y इज इक्वल माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में दिया गया है फिगर, इसलिए ये हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो a1/a2 इज इक्वल टू 3/2 a1 की वैल्यू है और 9 जो है a2 की वैल्यू है। जब 3 का डिनोमिनेटर 2 है, तो जब 3 का डिनोमिनेटर 2 है तो उसे हमें नीचे ला देना है। तो 3/2 मल्टीप्लाई 9, तो 3 बन जा 3 जा 9। तो यहाँ पर हमें 1/6 आंसर मिलता है। उसी तरह b1/b2 तो 5/3 अपॉन माइनस 10। तो चलो 3 को हम नीचे ला देते हैं डिनोमिनेटर में। 3 मल्टीप्लाई माइनस 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर हमें -1/6 आंसर मिलता है। तो यहाँ पर ही हमें पता चल जाता है कि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट रूल्स है, यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन है इसलिए वो कंसिस्टेंट लाइन है। तो यहाँ पर हम उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देते हैं। तो 5x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y पॉजिटिव माइनस 22 है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव 22 हो जाता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं a1/a2 इज इक्वल टू 5/-10, यानी कि -1/2 यहाँ पर आंसर मिलता है। और b1/b2 इज इक्वल टू -3/6, यानी कि इसका आंसर भी हमें -1/2 मिलता है। और c1/c2 इज इक्वल टू -11 and 22, तो इसका आंसर भी हमें -1/2 मिलता है। यानी कि ये थर्ड रूल्स है। कौन सा थर्ड रूल्स है? तो ये कोइंसिडेंट लाइन यहाँ पर हमें मिलती है। तो कोइंसिडेंट लाइन यहाँ पर हमें मिलती है, यानी कि वो कंसिस्टेंस लाइन है, क्योंकि ये सिंगल लाइन है, इसलिए हमारा आंसर इसमें कंसिस्टेंस हमें मिलता है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट, a 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। a1/a2 4/3/2, यानी कि 4/3 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, तो 2/3 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। b1/b2 इज इक्वल टू 2/3, तो ये दोनों आंसर हमें सेम मिलते हैं। एंड c1/c2 इज इक्वल टू -8 -12, माइनस माइनस कट, 4 2 जा 4 3 जा, यानी कि इसका आंसर भी हमें सेम मिलता है। ये तीनों आंसर सेम है, इसलिए ये कोइंसिडेंट लाइंस हमें मिलती है। और कोइंसिडेंट लाइन है, सिंगल लाइन है, इसलिए इसका आंसर हमें कंसिस्टेंस मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, which of the following pairs of linear equation are consistence and inconsistence? तो कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस के बारे में हमने क्वेश्चन 3 में अभी आपको मैंने सिखाया था। कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस लाइंस किसे कहते हैं वो हमने क्वेश्चन 3 में पढ़ लिया। ओके, इफ कंसिस्टेंस तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यदि जो उसका ग्राफ हमें, उसकी लाइन हमें कंसिस्टेंस मिलती है तो हमें उसका सॉल्यूशंस यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं। यानी कि हमने जो क्वेश्चन फर्स्ट में जो सीखा x एंड y की जो वैल्यूज हमने फाइंड करने को मैंने आपको सिखाया, वो आपको प्रोसेस इसमें करना है। तो क्वेश्चन 4 के लिए आपको क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3 आपको एक बार रिपीट कर देना है, तो आपके लिए ये पॉइंट इजी, एक क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th,
मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अंदर ट्विस्ट क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा है, आप इसमें मिस्टेक बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कॉमा, whose length is 4 मीटर more than its width। जो उसकी लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन है, उसकी विड्थ से वो मोर देन है। तो जो यहाँ पर लेस है उसके लिए हमें x एज्यूम करना है, और जो ज्यादा है उसके लिए हमें यहाँ पर y एज्यूम करना होता है। आइए, इज 36 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं? तो एक, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कॉमा, इज 36 मीटर। तो यहाँ पर विड्थ जो है उसको हम 36 मान लेते हैं। एक्चुअली में है क्या? द हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कॉमा, इज 36 मीटर हमें यहाँ पर दी गई है। तो जो पेरीमीटर है गार्डन की वो यहाँ पर 36 मीटर, उसके लिए वो ये पेरीमीटर यहाँ पर दी गई है। दूसरी आप गलती क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसलिए आप इस पेरीमीटर को हाफ कर देते हैं, यानी 36 का डिवाइडेड आप 2 से कर देते हैं, तो आप 18 यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो पेरीमीटर यहाँ पर दी गई है वो हाफ गार्डन की ही दी गई है जो 36 है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज x मीटर। आप किसी को भी, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है इसलिए आप किसी को भी आप x और y दे सकते हैं। एंड द width of the garden is y मीटर। ओके, तो यहां पर जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन है, यानी कि 36 है, x प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें 36 पेरीमीटर हमें मिलते हैं यहाँ पर हमें। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 हमें फर्स्ट हमें इक्वेशन यहाँ पर मिलता है, और जो दूसरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू y। तो लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन है इट्स विड्थ। तो विड्थ जो है उससे लेंथ ज्यादा है, तो इज इक्वल टू करने के लिए हमें जो लेंथ है तो उसे हमें विड्थ को यहाँ पर हमें 4 दे देना है। ओके, तो हमें सेकंड इक्वेशन यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पर हमें सेकंड इक्वेशन इस तरीके से यहाँ पर हमें मिलता है। अब हमें क्या करना है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर मेथड्स दी नहीं गई है कि आप किस मेथड से इसका आंसर कैलकुलेट करें, लेकिन 3.2 एक्सरसाइज जो हमारी है वो एक्सरसाइज हमारी ग्राफिकली है, यानी कि ग्राफ पर बेस्ड है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम ग्राफ के जरिए ही हमें इसका आंसर हमें लाना है। तो चलो यहां पर हम देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get x plus y is equal to 36, therefore x is equal to 36 minus y। इसका मतलब x एंड y की वैल्यू यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू जो है 6 रखते हैं, तो यहाँ पर हमें 30 मिलते हैं। ओके, चलो यहाँ पर हम 10 रखते हैं तो इसकी वैल्यू हमें 26 मिलती है, और यहाँ पर हम 20 रखते हैं तो इस 36 माइनस 20 तो हमें 16 वैल्यू मिलते हैं। कोई भी आप यहाँ पर डिजिट ले सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड we get x minus y is equal to 4, therefore x is equal to 4 plus y। तो x and y,
तो चलो यहाँ पर 1 रख x y की जगह पर 1 रखते हैं तो 5 मिलते हैं, 2 रखते हैं तो 6 मिलते हैं और 3 रखते हैं तो हमें 7 वैल्यू मिलते हैं। यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, आपके लिए जो आसान हो वो यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। आपका आंसर जो भी वैल्यू आप लेते हैं उसका आंसर आपको सेम ही मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6। गिव द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines and coincident line हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। एक इक्वेशन यहाँ पर हमें दिया गया है और हमें दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है, वो 3 सॉल्यूशन मेथड से। तो पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग के लिए हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, a2 की वैल्यू हमें एज्यूम करनी है, डज नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर b1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और b2 की वैल्यू यहाँ पर हमें एज्यूम करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों इज इक्वल टू नहीं होने चाहिए। तो चलो 3 को यहाँ पर रख देते हैं और 2 को यहाँ पर रख देते हैं, जो वैल्यू आपको रखनी है वो आप रख सकते हैं, दोनों इज इक्वल टू नहीं होने चाहिए। अब बाकी रहा C1, तो जो C1 है तो C1 अपॉन C2, तो C1 यहाँ पर हमारे पास 8 है, -8 है, तो आप C2 की जगह पर आप जो फिगर रखना चाहते हैं वो फिगर आप वहां पर रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें सेकंड इक्वेशन जो है वो हमें मिलता है 3x plus 2y minus 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप -9 रखना चाहते हैं, 10 रखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमें ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पर हमें मिलता है इंटरसेक्टिंग लाइन के रूल्स के मुताबिक। चलो अब पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस में क्या है, तो पैरेलल लाइंस में हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होने चाहिए b1 अपॉन b2, बट डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 नहीं होने चाहिए। तो चलो यहाँ पर देखते हैं 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 is equal to c1 अपॉन c2। तो ये डज नॉट इज इक्वल टू है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास फिक्स है 2 है और b1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, डज नॉट इज इक्वल टू c1 की वैल्यू हमारे पास -8 है। तो चलो इज इक्वल टू होनी चाहिए, तो इज इक्वल टू के लिए हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें दोनों इज इक्वल टू मिल जाते हैं। और यहाँ पर डज नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम -9 -10 जो लिखना चाहते हैं वो फिगर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमें क्या मिलता है 2x plus 3y minus 10 is equal to 0। ये हमें यहाँ पर सेकंड इक्वेशन यहाँ पर हमें मिलता है। यहाँ पर आप 4 रखते हैं तो यहाँ पर आप 4 रखते हैं तो यहाँ पर आपको 2 2 जा 4 हुआ, तो यहाँ पर आपको 2 3 जा 6 रखना पड़ेगा। ओके, ये ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट में क्या है, सभी इज इक्वल टू हमें होना चाहिए। 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c। चलो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है, तो 2 अपॉन इज इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पर 3 है और c की वैल्यू यहाँ पर -8 है। ओके,
तो यहाँ पर इज इक्वल टू वैल्यू हमें लानी है, तो इसे हम सबको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16 -16। तो इससे हमें इज इक्वल टू 1/2 मिल जाते हैं। ओके, तो हमें नया इक्वेशन कौन सा मिला, 4x + 6y -16 इज इक्वल टू 0। ये हमें सेकंड इक्वेशन यहाँ पर हमें इस तरीके से मिलता है। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं क्वेश्चन 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें 2 इक्वेशंस दिए गए हैं और उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगल रीजन। तो यहाँ पर हमें क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से हमें जो वैल्यूज मिलती है उस वैल्यूज को हमें क्या करना है, ग्राफ पर हमें प्लॉटिंग करना है। तो ग्राफ पर प्लॉटिंग करने के बाद हमें एक इंटरसेक्टिंग ग्राफ मिलता है, और जो इंटरसेक्टिंग जो हमें ग्राफ मिलता है उसमें एक ट्राइंगल फॉर्म होता है, और जो ट्राइंगल हमें फॉर्म होता है उस ट्राइंगल का हमें कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो कैसे लिखने हैं, तो चलो यहाँ पर हम शो करते हैं। तो पहले तो हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। x - y + 1 is equal to 0। therefore x - y is equal to +1 है, तो हम उसे -1 करते हैं, राइट साइड पर ले जाते हैं। अब x is equal to -1 + y। therefore चलो अब यहाँ पर हम x एंड y की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। तो y की जगह पर 0 रखते हैं तो -1 मिलता है, चलो 1 रखते हैं तो 0 मिलते हैं वैल्यूज के, और 2 रखते हैं तो हमें 1 वैल्यू हमें x की मिलते हैं। ओके, तो ये तो बहुत इजी फॉर्मेट है। चलो सेकंड, 3x + 2y - 12 is equal to 0। 3x + 2y is equal to 12। चलो 3x is equal to 12 - 2y। 2y को हम राइट साइड पर ले जाते हैं। therefore x is equal to 12 - 2y upon 3। तो चलो यहाँ पर अब हमें डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पर y की हमें ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी है जिससे हम 12 में से उस फिगर को हम लेस करते हैं, तो वो फिगर हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसे हम 3 के टेबल्स में होनी चाहिए, जिससे हम उसे डिवाइड कर सके। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं x एंड y। तो यहाँ पर पहले y की जगह पर मैं 0 रख देता हूँ, तो 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलते हैं। 12 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 4 मिलते हैं। ओके, बहुत इजी हो गया। चलो अब y की जगह पर दूसरा कौन सा डिजिट रखें, तो हम 3 रख देते हैं। तो 2 3 जा 6। 12 में से हम 6 लेस करते हैं तो हमें 6 मिलते हैं। तो 3 के टेबल में 6 हमें कब में आते हैं, तो 3 2 जा 6। अब यहाँ पर हमें ज़्यादा वैल्यूज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें थोड़ा इस टाइप का कैलकुलेशन होता है तो सिर्फ हमें उसकी 2 ही वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी होती है। तो अब हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड्स में जो हमने वैल्यूज x एंड y की जो हमने अचीव की है, अब उस वैल्यूज को हम ग्राफ पर अब उसे हम प्लॉटिंग करते हैं। तो ये x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। अब x एक्सिस पर आपको वैल्यूज कैसे रिटर्न करनी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x एक्सिस में सबसे बड़ी जो छोटा डिजिट है वो यहाँ पर -1 है। ओके, तो चलो -1 यहाँ तक हमें लिखना है, और सबसे बड़ा जो डिजिट है 4, तो यहाँ पर हमें 4 तक आपको यहाँ पर लिखना है। तो x एक्सिस पर सबसे छोटी फिगर हमारी -1 है और सबसे बड़ी फिगर 4 है। तो इस तरीके से आपको 1 1 2 फिगर आप ज़्यादा लिख सकते हैं आगे। और y एक्सिस पर हमें सबसे छोटी फिगर हमारी जो है तो नेगेटिव तो है ही नहीं। ओके, और 0 है
और जो सबसे बड़ी फिगर है वो 3 है, और आप उसे 2-3 फिगर्स ज़्यादा लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब यहाँ पर हम इस जो वैल्यू यहाँ पर हमने अचीव की है इसे ग्राफ पर हम प्लॉटिंग करते हैं। तो यहाँ पर पहले -1 x पर है, तो -1 x पर कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, -1 0, तो 0 यानी कि y एक्सिस पर 0 हमें यहाँ पर ही मिलता है, तो यहाँ पर हमने डिनोटेट कर दिया -1 0, वहां पर हमें लिख देना है। ओके, चलो 0 1, तो x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर 1, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 0 1 लिखना है। थर्ड 1 2, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 2, तो इस तरीके से हमें एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन जो हमें मिलते हैं उस पर हमें जो हमारा इक्वेशंस था वो हमें उस पर लिख देना है। x - y + 1 = 0, जो इक्वेशन है उस पर हमें लिख देना है। उसी तरीके से अब हम दूसरे इक्वेशंस की यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 यहाँ पर है x एक्सिस पर, और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर ही हमें x एक्सिस पर ही हमें वो वैल्यू मिल जाती है। तो 4 और 0, जो फर्स्ट डिजिट होता है वो हमारा x का होता है और दूसरा डिजिट हमारा y का होता है, y कोऑर्डिनेट्स का होता है। तो चलो दूसरा पॉइंट 2 और 3, तो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 3, तो इस तरीके से हमें जो ये लाइन मिलती है वो सेकंड इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0 की वैल्यू हमें मिलती है। ओके, तो ये जो लाइन है ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड इक्वेशन की लाइन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट होती है उससे हमारा एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। उस ट्राइंगल को हमें शेड एरिया करना है, शेडिंग एरिया कर देना है। तो चलो यहाँ पर हम शेड कर देते हैं। ओके, इस तरीके से आपको इस एरिया को शेडिंग कर देना है। अब क्वेश्चन क्या है, determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by this line। अब यहाँ पर हमें जो लाइंस मिलती है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो चलो देखिए, द लाइन L1 और L2 यहाँ पर इंटरसेक्ट 2 और 3 पर होते हैं, और जो लाइन L1 है वो लाइन L1 x एक्सिस को -1 0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है, और जो लाइन L2 है वो x एक्सिस को 4 और 0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है, वो हमें इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। एंड लास्ट में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द शेडेड ट्राइंगल रीजन आर, हमें ट्राइंगल में जो जो वैल्यूज मिलते हैं 2 3 -1 0 एंड 4 0, वो पॉइंट्स यहाँ पर हमें लिखना है। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ का कंप्लीटली चैप्टर यहाँ पर क्लियर होता है। ओके।